किसान साथियों, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि फर्टिलाइजर यानी कि जिंक और फास्फोरस वाले जो फर्टिलाइजर आते हैं, उनको किसान भाई साथ में डाले या नहीं डाले। अगर आप साथ में डालते हो दोनों को तो क्या-क्या नुकसान होते हैं। साथ ही अपन इसमें बात करेंगे वीडियो में कि जो फास्फोरस और जिंक पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, अपनी फसलों में क्या-क्या काम करते हैं। साथ ही इनकी पूर्ति अपन कौन-कौन से फर्टिलाइजर के माध्यम से कर सकते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अन्य किसान भाई तक भी शेयर करिए ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। सबसे पहले अपन बात करें फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस एक बहुत ही प्रमुख पोषक तत्व है जो फसलों की जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही जब फसल बड़ी हो जाती है तो उस समय जब दाने बनते हैं, उनके दानों के पकाव के लिए और उनका साइज बढ़ाने के लिए फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर फास्फोरस की पूर्ति नहीं हो पाती है तो फसलों का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है। बात करें अपन जिंक की, तो जिंक जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है और यह सबसे मेन रोल करता है फसलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में योगदान करता है, यानी कि फसल में हरापन लाता है। अगर इसकी कमी विशेष तौर से अपन बात करें, जैसे गेहूं की फसल है उसमें जिंक की कमी रहती है तो फसल में पीलापन आ जाता है और पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है और पैदावार घट जाती है। दूसरा, ये मेन काम करता है मिट्टी में पड़े जो पोषक तत्व है उनको पौधों की जड़ों तक उपलब्ध कराने का काम करता है, यानी कि पौधों की जड़ों तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। इसलिए जिंक जरूरी है। अब बात करें अपन भाई फास्फोरस है तो इसकी पूर्ति अब किसान भाई कैसे करते हैं, यानी कौन से फर्टिलाइजर के माध्यम से करते हैं। देखिए किसान भाई फास्फोरस की पूर्ति 2-3 तरीकों से करते हैं। एक तो बेसल डोज में, यानी बुआई से पहले खेत में डालते हैं। दूसरा, किसान भाई जैसे गेहूं है चाहे सरसों है उनमें पहली सिंचाई लगाते हैं उस समय करते हैं। यह पूर्ति अपन विशेष तौर से देखते हैं आमतौर पर किसान भाई एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से, डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट के माध्यम से और टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। और जिंक की बात करें तो किसान भाई जिंक सल्फेट के माध्यम से, जो कि 21% और 33% में आती है, उसके माध्यम से जिंक की पूर्ति करते हैं। और आजकल एनपीके जो ग्रेड चल रहे हैं जैसे 20-20-20, 19-19-19, 0-52-34, 12-32-16, 20-20-0-13, तो इन एनपीके ग्रेड के माध्यम से भी फास्फोरस की पूर्ति करते हैं किसान भाई। लेकिन किसान भाई एक गलती कर जाते हैं कि फास्फोरस वाले जो फर्टिलाइजर है जो भी बताए और जिंक सल्फेट, इनको साथ में मिला करके डाल देते हैं, यानी बुआई से पहले डाल देते हैं कई किसान भाई बेसल डोज में दोनों को साथ में, कई किसान भाई पहली सिंचाई में भी दोनों को साथ में लगा देते हैं, जिसके बाद में इनके अंदर एक रिएक्शन होती है, यानी फास्फोरस और जिंक दोनों में रिएक्शन होती है और जिंक फॉस्फेट बनता है। और जिंक फॉस्फेट बनने के कारण यह इनसोल्युबल फॉर्म यानी अघुलनशील स्टेज में आ जाता है और पौधों की जड़ों तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी जड़ें उनको अवशोषित नहीं कर पाती। जो जिंक और फॉस्फोरस दोनों फिक्स हो जाते हैं, चाहे आप कितनी मात्रा में डाल लीजिए, दोनों को मिला करके दोनों फिक्स हो जाएंगे। आपके पैसों का खर्चा भी होगा और आपको बेटर रिजल्ट देखने को भी नहीं मिलेगा। तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अपन को जिंक वाले फर्टिलाइजर और फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर दोनों को साथ में फसल में नहीं लगाना है। अगर एक कंडीशन में अगर आप चाहो तो जिंक और फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर को लगा सकते हो। वो कंडीशन ये है कि अगर आप एसएसपी डाल रहे हो तो आपको किसी भी कंडीशन में जिंक फर्टिलाइजर नहीं डालना है साथ में, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर बेसल डोज में, कई किसान भाई ये सोचते हैं कि साहब मैं तो बेसल डोज में जिंक लगा दूं और साथ में डीएपी लगा दूं और यूरिया, ये सभी बेसल डोज में किसान भाई लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि बाद में चलकर आगे क्या पता मुझे समय मिले ना मिले, या मैं पानी लगाऊं उसमें दे पाऊं नहीं दे पाऊं, तो मैं बेसल डोज में लगा लूं। तो बेसल डोज में आप लगा सकते हो एक कंडीशन में, वो लगा सकते हो आप सिर्फ डीएपी के साथ में। डीएपी के अलावा आपको किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में, जो फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर उनमें किसी के साथ भी जिंक नहीं लगानी है। आप डीएपी के साथ में भी देते हो तो उसमें एक कंडीशन रहती है कि पीएच मान, यानी आपकी मिट्टी का पीएच मान कितना है। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि किसान भाई मिट्टी की जांच अवश्य कराए, जिससे अपन को यह भी पता चले कि अपनी मिट्टी का पीएच मान कितना है। भाई अपनी मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, और अपनी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, इनका अपन को पता लगे, ताकि हम आसानी से पोषक तत्व प्रबंधन कर सके। भाई जैसे कि जो फर्टिलाइजर ज्यादा है उसको अपन कम दें और जिसकी कमी है उसकी अपन पूर्ति करें। तो इसका भी अपन को सोयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से पता चलता है। अब बात आ रही थी अपने पीएच मान की, कि अगर मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक है, आपकी मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक है, तो उस कंडीशन में आपको डीएपी के साथ में जिंक नहीं लगानी है। अगर मिट्टी का पीएच मान उदासीन है, न्यूट्रल है, 6.5 से 7.5 के बीच में मिट्टी का पीएच मान है, तो उस कंडीशन में आप फास्फोरस के साथ में जिंक लगा सकते हो। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है अपन को, जिंक पहले लगाना है और जो फर्टिलाइजर डीएपी है वो बाद में लगाना है। वो हमें ऐसे लगाना है कि
जो अपने जिंक सल्फेट है, चाहे वो 21% हो चाहे 33% हो, उसको नीम की खली, अरंडी की खली, सरसों की खली या गोबर की खाद, चारों में से जो भी मिल जाए, या खादों में से या खली में से, उसके साथ मिलाकर के 3 से 4 दिन तक अपन को रखना है। उसके बाद में अपन को पूरे खेत में डालना है और उसके 1-2 दिन बाद में अपन को डीएपी फर्टिलाइज़र डालना है। जिससे जो ऑर्गेनिक एसिड उसमें होता है, जैसे खलियों में और गोबर की खाद में, उसके कारण जिंक और फास्फोरस ये रिएक्शन नहीं करेंगे और पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाएँगे। उदाहरण के लिए अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपको 1 एकड़ में, जैसे मान लो गेहूँ है या अन्य कोई फसल है, उसमें आप दे रहे हो 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया 45 किलो का आता है, वो ले रहे हो आप, उसमें आपको जैसे 10 किलो आप जिंक सल्फेट ले रहे हो 21% और 10 किलो आप पोटाश ले रहे हो, म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो उस कंडीशन में आपको 50 किलो नीम की खली, अरंडी की या सरसों की खली या 50 किलो गोबर की खाद, यह आपको उसमें मिलानी पड़ेगी। यानी जब ये रेशियो बनाओगे तो उस रेशियो में आपको 50 किलो ये मिला करके आपको जिंक के साथ मिला करके रखना है, उसको डालना है। उसके बाद में ये जो फर्टिलाइज़र है सारे डालने हैं। उससे वो रिएक्शन भी नहीं होगी, पौधों की जड़ों तक आसानी से उपलब्ध भी हो जाएँगे। लेकिन आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी का पीएच मान हमें पता हो। अगर मिट्टी का पीएच मान पता नहीं है, तो आप फास्फोरस और जिंक वाले फर्टिलाइज़र साथ में कभी नहीं डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसान भाई क्या करते हैं, ये छोटी-छोटी जो गलतियाँ होती हैं उनको करते हैं, महँगे-महँगे फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, समय पे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सही से पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वो भी सिर्फ़ एक जानकारी के अभाव में। यानी कि हमारे पास जानकारी नहीं होती है और अपन ये डाल देते हैं, पैसा भी गया, टाइम भी गया और पैदावार भी गई। तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें, फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र और जिंक वाले फर्टिलाइज़र दोनों को साथ में ना डालें, डालें तो जो कंडीशन बताई है उसके हिसाब से डालें और बेसल डोज़ में ही डालें। अगर वो नीम की खली वो बताई बेसल डोज़ में डालें। अगर आप बेसल डोज़ में नहीं डाल पाए और आगे चलकर पहले पानी में भी देना चाहते हो, तो पहले आपको जिंक के साथ में जो खादें बताई है ना, खली वगैरह, गोबर की खाद उनमें मिला करके डालें, उसके बाद में फास्फोरस फर्टिलाइज़र डालें। किसान साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर करें और अन्य किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचाएँ, ताकि अन्य किसान भाई भी इस जानकारी का फ़ायदा ले सकें और अपनी जो महँगे-महँगे लागत के जो फर्टिलाइज़र है, उनमें बचत कर सकें या और ध्यान भी रख सकें और अच्छी पैदावार भी ले सकें। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान, जय किसान।